जय हिंद सभी को। इस समय टीवी न्यूज़ पर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक अलग तरीके की हलचल थी। चारों तरफ साइकिलें ही साइकिलें सड़कों पर थीं। मुद्दा था 22 में बाईसाइकिल का नारा लगाने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि 22 में हमारी बाईसाइकिल यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। उसका आगाज़ स्वयं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। इस संदर्भ में हमारे साथ आज उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में 22 में बाईसाइकिल आने वाली है। तो मंत्री जी, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? आपकी हालचाल लिए जाएं। ठीक है, बढ़िया हैं आप जी। तो आज क्या ऐसा हो गया कि भाई पूरे लखनऊ के चारों तरफ सिर्फ साइकिल साइकिल यात्रा? क्या था इसका? क्या कोई संदेश था या फिर सिर्फ साइकिल यात्रा मात्र एक तरीके की अपने कार्यकर्ताओं में जोश जगाने वाला मामला था? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी तहसीलों पर साइकिल रैली हुई और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से मिश्रा पार्क गोमती नगर तक साइकिल चला करके अखिलेश जी गए। हज़ारों साइकिलें थीं, बहुत बड़ा हजूम था। सड़कों पर जो है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि 2022 में बाईसाइकिल आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है ये सभी मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार से जनता का विश्वास समाप्त हो गया है। इस सरकार ने जन समर्थन खो दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव की लहर चल रही है। ये सरकार ने लगातार महंगाई बढ़ाई है, बेरोज़गारी बढ़ाई है, गरीब आदमी परेशान है, भूखमरी से, भूख से, गरीबी से लोगों की मौत हुई है। और कोरोना में लोगों ने देखा कि ये सरकार लोगों को ऑक्सीजन तक दे नहीं पाई। बिना ऑक्सीजन के सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। अब प्रदेश की सरकार को जनता किसी भी हालत में एक दिन भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज जो सड़कों पर जन सैलाब था, आज गरीब आदमी साइकिल लेकर के अपने आप आया था। उससे ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव की लहर शुरू हो गई है। साइकिलें कम पड़ गई थी, कार्यकर्ता पैदल से, और उसके बावजूद भी सड़कों पर लोग घरों से निकल करके फूल बरसा रहे थे। इतना ऐतिहासिक स्वागत अखिलेश जी का आज हुआ है कि इससे पहले लखनऊ में कभी नहीं हुआ होगा। और आज ये स्पष्ट हो गया कि 2022 में सपा की सरकार बन रही है और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो मंत्री जी, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि जो प्रदेश सरकार है कोरोना में सफल नहीं हो पाई उस समय ऑक्सीजन देने में। अब हालांकि सरकार को भी नहीं पता था कि एकदम से इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो उस स्थिति को देखते हुए कई जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए, बहुत कुछ किया गया सरकार की तरफ से। और साथ में सबसे बड़ा जो संदेश ये लोग देना चाहते हैं कि हमने मुफ्त टीकाकरण दिया हर तरफ। अगर आप लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, झारखंड से लेकर नीचे बेंगलोर और कर्नाटक और केरला, कन्याकुमारी, कहीं तक देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक साफ तौर पर लिखा है धन्यवाद मोदी जी। हर सरकार सिर्फ ये कह रही है धन्यवाद मोदी जी, और फ्री टीकाकरण लगा रही, बहुत काम हमने किया। तो क्या ये सच में रहा या फिर ये भी कोई किसी प्रकार का रणनीति है उनकी? देखिए, कोरोना की जो बीमारी है इसका नाम है कोविड-19। ये 2019 में महामारी फैली थी, लेकिन भारत में 2020 में फरवरी तक कोई पेशेंट नहीं था। हम लोगों ने उस समय मांग करी थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दीजिए, लेकिन केंद्र की सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और फिर उसके बाद 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री भी बुलाए
और उन्होंने कहा कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगेगा, और फिर 24 तारीख को आया और कहा 24 तारीख की रात 12 बजे से पूरे देश पे लॉकडाउन। उन्होंने 19 मार्च को ये क्यों नहीं ऐलान कर दिया कि 25 मार्च से लॉकडाउन लगेगा? लोग अपने घर पहुंच जाते, जो लोग कोरोना में बीमार थे अपने घरों में, और जो लोग बाहर फंस गए उससे कई गुना अधिक लोग जो थे वो अपने घर वापसी के लिए परेशान थे, और उससे कोरोना फैल गया। इन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। अगर फरवरी के महीने में, मार्च के शुरुआत में भी इन्होंने अगर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी होती, इंटरनेशनल रिपोर्ट लॉकडाउन कर दिया होता, तो एक भी आदमी को कोरोना ना हुआ होता। यानी साफ तौर पर आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो जिस भी तरीके से उसने काम किया वहाँ पर वो सफल नहीं हो पाई और उस वजह से कोरोना फैला। यानी साफ तौर पर आप आरोप लगा रहे हैं। देश में 4.5 करोड़ लोगों से अधिक लोग जो हैं वो कोरोना के पेशेंट हुए, और लगभग 4.5 लाख लोगों की मौत हुई। इन सब जो लोगों की मौत हुई और जो लोग मरीज हुए, इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। अगर केंद्र की सरकार ने समय रहते हुए इसकी व्यवस्था करी होती तो कोरोना इस देश में नहीं फैलता। उत्तर कोरिया एक देश है, उसने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी, और उसी की अगर देख करके भारत सरकार ने भी कार्रवाई कर दी होती तो देश में न लॉकडाउन हुआ होता, न लोग भूख से मरे होते, न लोग मरते कोरोना से, और न इतनी बुरा हालत देश का होता। आज देश में इतनी बुरी हालत पैदा कर दी गई है। दूसरी लहर आई, ये दुनिया के कई देशों में आई थी, लेकिन उससे भारत सरकार ने कोई सीख नहीं ली और दूसरी लहर की व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, और कई प्रदेशों में चुनाव होते रहे, और उस चुनाव के जो थी उसके कारण से दूसरी लहर फैली। दूसरी लहर के लिए पूर्ण रूप से भाजपा की सरकारें जिम्मेदार हैं। अस्पतालों में बेड नहीं थे, उन्होंने कोई अस्पताल नहीं खोला, कोई बेड की व्यवस्था नहीं करी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और लोग दवा के इलाज में ऑक्सीजन कमी से लोगों के मरने का काम हो रहा था। पूर्ण रूप से इसके लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। तो जैसा एक चीज़ बहुत अलग बताई कि जैसे उत्तर कोरिया है, यानी वहाँ का जो तानाशाह जिसको कहा जाता है किम जोंग उन, उसका एक रवैया भी अलग रहता है कि अपने जो कंट्री है वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते हैं। इंटरनेट भी वहाँ पे लोग उपयोग नहीं कर पाते। वहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट को रोका गया क्योंकि जो इस समय हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका अगर बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री थे। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद अगर इनको पता है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य चीज़ों को मैनेज किया जाता है और एक अच्छी जानकारी हमें टीवी न्यूज़ के माध्यम से साझा करिए, तो शायद अगला सवाल जो सबसे बड़ा इस समय का मुद्दा बना हुआ है वो है जीवनदायिनी 108, 102 एम्बुलेंस एएलएस कर्मचारी। जो एएलएस कर्मचारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन निरंतर कई दिनों से कर रहे हैं। लगातार 23 जुलाई से उनका धरना है और अब अगस्त आ चुका है। अगस्त की शुरुआत में भी सरकार की तरफ से उनको इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया, कमिटमेंट नहीं किया गया। कई लोगों ने जिन्होंने कोरोना काल में मदद की, जिन्होंने कोरोना काल में एक अच्छी सेवा प्रदान करी, आज उन्हीं लोगों को, उन्हीं कोरोना योद्धाओं को सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। फूलों की वर्षा, कोरोना का सम्मान और कोरोना योद्धा की बातें वो सारी धराशाही रह गई। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश और कैबिनेट मंत्री रविदास मल्होत्रा जी से इस मुद्दे पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आज हम टीवी न्यूज़ के माध्यम से करते हैं। मंत्री जी ये बताइए कि जो 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी हैं, देखिए जो भी समय था बुरा समय माने जाए भारत के लिए, क्योंकि भारत की रेल भी रुक गई थी उस समय। तो 108 कर्मी ही थे जो कंधों पर, गोदी में और स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में भर भर के उन मरीजों को उठा रहे थे जिनको शायद घर वाले भी उठाना पसंद नहीं कर रहे थे। पैकेट में बंद करके, पीपी किट में बंद करके दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार का इस प्रकार का रवैया, जो उनका कुछ एक मैटर एक है कि 108 एम्बुलेंस कर्मियों को उसका निजीकरण ऑलरेडी मतलब पहले से शायद था, और वो कंपनी थी GVK जिसके कई बार वो लोग करते थे। अब वो एक दिजीक्षा हेल्थ केयर लिमिटेड करके एक नई कंपनी को टेंडर उसका दिया गया है, जिसके लिए वो लोग काफ़ी चिंता कर रहे हैं, काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे?
जब हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू करी थी। ये दोनों एम्बुलेंस सेवाएं निःशुल्क थीं और 10 से 20 मिनट के अंदर चाहे जहां से कोई फ़ोन करे 108 एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती थी और 102 एम्बुलेंस पहुंचती थी। हम लोगों ने यहाँ तक आदेश किए थे कि ये एम्बुलेंस पेशेंट को लेकर के अस्पताल जाएगी, वहाँ उन्हें भर्ती कराएगी और डिस्चार्ज होने के बाद उनको फिर से उनके घर पर छोड़ने का काम करेगी। और ये सेवा हम लोगों ने शुरू करने का काम किया था। लेकिन सरकार बदलने के बाद 102 और 108 दोनों एम्बुलेंस सेवा की सेवाएं बहुत ख़राब हो गई। आधे घंटे 1 घंटे तक एम्बुलेंस भी नहीं आती है। लोग फ़ोन करते रहते हैं लेकिन एम्बुलेंस भी नहीं आती है। और जिस समय देश में कोरोना चल रहा था उस समय 108 एम्बुलेंस के लोग जो है कोरोना पेशेंट को लेकर के अस्पताल जा रहे थे, भर्ती करा रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। बहुत से ड्राइवर, बहुत से कर्मचारियों की मौत भी हो गई, लेकिन प्रदेश की सरकार ने कहीं कोई व्यवस्था करने का काम नहीं किया। आज मजबूर होकर के 108 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, वो जीवीके जो हमारे कंपनी है उसके जो कर्मचारी हैं वो 23 जुलाई से हड़ताल बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन कोई सरकार उनकी सुनने वाली नहीं है। जबकि तीसरी लहर कोरोना के आने की संभावना है और पूरे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने उन्हें ये माना कोरोना के योद्धा हैं, वो उन पर फूलों की वर्षा करने का काम किया और बहुत जगहों के ऊपर एम्बुलेंस भी जो हम लोगों ने सेवाएं शुरू कराई थी, 108 एम्बुलेंस पर लोगों को लोग लेकर गए, भर्ती कराया और बहुत लोगों की जानें बच गई। अपना जीवन खतरे में डाल करके लोगों ने काम किया, लेकिन उनको सरकार से प्रोत्साहन मिलना दूर की बात है, उनको नौकरी से भी निकालने का काम हो रहा है। उनकी भर्ती जो हुई हैं उससे उनको निकालने का काम हो रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार में कोई संवेदनशीलता नहीं है। इस सरकार पूर्ण रूप से संवेदनहीन सरकार है। जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके कोरोना के मरीजों को भर्ती कराने का काम किया, आज उनको सेवाओं से बाहर करने का काम हो रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि तीसरी लहर की इस सरकार की कोई भी तैयारी नहीं है। और आप देखिएगा जब तीसरी लहर आएगी तो ये सरकार कुछ भी जो है प्रयास नहीं कर रही है और फिर से जो है लोगों की मौतें होंगी। हम लोग पहले से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। इसके लिए प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करनी चाहिए। जो लोग 108 एम्बुलेंस के हड़ताल पर हैं, तत्काल रूप से उनकी मांगें पूरी हों, उनको फिर से सेवा रखा जाए और उनकी सेवाएं लेने का काम हो। स्वास्थ्य अस्पतालों के अंदर बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और प्रयास हो, दवा का इलाज का प्रयास हो। अभी वैक्सीन की बात थी तो बहुत जगह पर बहुत बार वैक्सीन ख़त्म हो गई, लोग परेशान रहे और कई कंपनियां, 30 ऐसी दवाओं की कंपनियां हैं जो ये चाहती हैं कि हम लोगों को भी जो है मौका मिल जाए तो वो कोविशील्ड बना सकती हैं, लेकिन जो है उन लोगों को टेंडर नहीं दिया गया और केवल 2 लोगों को दिया गया। 30 अगर लोग जो कंपनियां हैं उन 30 लोगों को टेंडर डाल करके कोविड वैक्सीन के लिए उनको अगर दिया गया होता तो आज पूरे देश पे लोगों को वैक्सीन लग गई होती। मंत्री जी ये बताइए, जैसे जो 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी हैं, एलएस कर्मी हैं, ये जब अपनी मांग को रख रहे हैं, देखिए जो धरना प्रदर्शन या फिर किसी प्रकार का जो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है वो तो संविधान में अधिकार है कि आपकी अगर मांग नहीं हो रही तो आप धरने के माध्यम से सरकार या संबंधित अधिकारियों तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही उसका कोशिश करते हैं, इन्होंने 3 दिन शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को आगाह भी किया, पत्राचार के माध्यम से बताया भी
कि भाई हम शांति तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठे हैं, हम किसी प्रकार का हल्ला नहीं कर रहे, लेकिन सरकार का कोई भी आला अधिकारी आकर वहाँ पे उन लोगों को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देता है। उसके बाद फिर ये लोगों का रुख अलग हो जाता है। और अब जब होता है तो इनका प्रदेश अध्यक्ष है, इनके हनुमान पांडे उनका नाम है, 108 102 एम्बुलेंस कर्मी का भी इन्होंने संघ बना रखा है, और इस तरीके कई उनके पदाधिकारियों को उठा के जेल में भर दिया जाता है, उन पर रासुका NSA सब लगाने की बात कही जाती है, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा जाता है। आज भी उनको रिहा नहीं किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो क्या धरना प्रदर्शन की इजाज़त अब उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या अपनी बात को रखने की इजाज़त उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का अगर कोई माध्यम नहीं है तो इसके अतिरिक्त क्या किया जाए? क्या आदमी सीधा किसी प्रकार का अन्य स्टेप ही ले, क्या करे? मतलब क्या उत्तर प्रदेश में अब कोई ऐसा राह बचा है जो सरकार तक पहुंचने का हो? क्योंकि अभी तक तो धरना प्रदर्शन ही था, सरकार को पत्राचार के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन अब जैसे ही कोई आदमी करने की कोशिश करता है उसके ऊपर धरना, उसके ऊपर जो है मुकदमे पंजीकृत करके जेल डालने की कोशिश की जाती है, आवाज़ दबाने की भी कोशिश की जाती है। लोकतंत्र में ये अधिकार है कि हर व्यक्ति को अपने विरोध करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। दमन, जुल्म और तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज़ दबाने का काम हो रहा है। जब कोई आंदोलन करता है तो प्रदेश की सरकार दमन से, जुल्म से उस जन संघर्ष को दबाने का काम करती है। आज ऐसा लग रहा है कि देश में और प्रदेश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और तानाशाही का राज चल रहा है। इसी के खिलाफ सारे वर्गों में संतोष है, और जो 108 एम्बुलेंस के कर्मी हैं वो मजबूर हो करके जब उनकी कोई बात सुनी नहीं गई तब उन्होंने हड़ताल करने का काम किया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग अपनी बात कह रहे हैं उनकी बात को सुन ना करके उनको जेल में डाल करके, फर्जी मुकदमे लगा करके, उन पर दमन करके, उन पर जुल्म करके, अत्याचार करके, अन्याय करके, तानाशाही करके ये जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। लेकिन ये सरकार चाहे कुछ भी, कितना भी दमन, जुल्म और अन्याय कर ले, जनता में भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त हो गया है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और 2022 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में जो है वो ख़त्म होगी और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। जो आज का माहौल है उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, जो जनता का आक्रोश है। मंत्री जी ये बताइए, जब भी जैसे इस तरीके के आंदोलन होते हैं, लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की, अपनी बात सरकार तक कहने की कोशिश करते हैं, तब सरकार ये कहती है राजनीति से प्रेरित हैं, किसी से सपोर्ट मिला है इसलिए हम इनकी आवाज़ दबा रहे हैं। अब जैसे अभी आप ही ने कह दिया तो कहने वाले तो ये भी कह देंगे कि भैया सपा ने इनको सपोर्ट कर दिया, लेकिन ये तो भाई आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। अब जनप्रतिनिधि अगर उनके बारे में नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अगर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के बारे में नहीं बोलेगा तो क्या कोई और ऊपर से आके कोई भगवान थोड़ी बोलेंगे, कोई अलग अवतार आके थोड़ी बोलेगा उन लोगों के बारे में? तो क्या आप लोग जब बोलते हैं और इस तरीके की कमेंट सुनने को मिलता है तो क्या उस समय आपको पीड़ा नहीं होती? भाजपा की प्रदेश की सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, इसीलिए जब कोई आंदोलन करता है तो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इसको उकसा रही है, वो आंदोलन कर रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि जनता खुद आंदोलन कर रही है। और जब कहीं जुल्म, अत्याचार और अन्याय होगा तो हम लोग जुल्म के खिलाफ तो लड़ेंगे, बोलेंगे ही। ये हमारे कहने से वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके आंदोलन का समर्थन करने का काम करें। 108 जो कर्मचारी हैं वो उन्होंने अपने आप आंदोलन शुरू किया है। भाजपा की सरकार जब उस आंदोलन को दमन के माध्यम से दबाना चाहती है तो हमको मजबूर हो करके उनके आंदोलन का समर्थन करने के लिए बोलना पड़ रहा है। और जब किसी भी वर्ग के ऊपर अगर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार दमन जुल्म करेगी तो हमको उस दमन जुल्म के खिलाफ बोलना पड़ेगा। इसके साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दमन हो रहा है, हमको उसके पक्ष में खड़े होकर के इस जुल्म दमन के खिलाफ बोलना पड़ेगा। और वो हम लोग बोलेंगे। भाजपा की सरकारें कुछ भी कहती रहें, हम जनता को मालूम है कि आंदोलन जनता खुद कर रही है।
जनता में आक्रोश व्याप्त है, असंतोष व्याप्त है। हम लोग उनके ऊपर होने वाले हर दमन जुल्म अन्याय के खिलाफ बोलने का काम करते हैं और करते रहेंगे, चाहे भले ही भाजपा की प्रदेश सरकार कुछ भी कहे या हम पर भी कोई मुकदमे लगा दे। हम लोग इनके मुकदमे, जेल, लाठी गोली से डरने वाले नहीं हैं। देखिए मंत्री जी, अगर मुकदमों की बात करें तो आपसे तो ज़्यादा मुकदमे या आपसे बड़ा जेल तो शायद कोई भी नहीं गया पूरी दुनिया में। आपके ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा बार जेल जाने का, और सबसे ज़्यादा बार आप जेल गए हैं, सबसे ज़्यादा बार मुकदमे किए, तो आपसे ज़्यादा तो शायद कोई नहीं समझ सकता इस बात को। सबसे ज़्यादा बार तो जेल आप ही गए हैं। फिलहाल अगला प्रश्न मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या एक बार पुनः अगर आप स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के बनते हैं तो क्या इन 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की जो मांगे हैं, इनका जो समायोजन है एनएचएम, यानी जो राष्ट्रीय इसको एनएचएम को हिंदी में क्या कहेंगे जो भी, ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा है ना, तो एनएचएम जो है, एनएचएम में क्या इनका समायोजन संभव है या कोई इस तरीके का संभव नहीं है? और अगर किसी प्रकार का प्रस्ताव या किसी प्रकार का सरकारी निर्देश ऐसा नहीं है तो क्या आप उस मंत्रालय को संभालने वाले एज अ मंत्री क्या इस निर्णय को लेने में सक्षम होंगे, और क्या आप पूर्ण रूप से ले पाएंगे? ये एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी न्यूज़ के माध्यम से साफ तौर पर हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम लोग 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा बहुत बेहतर हो जाएगी। जो 2012 में शुरू हुई थी उससे भी अच्छी बेहतर सेवा 2022 में देंगे। जो भी उनके कर्मचारी हैं, किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा, और इस सरकार ने इसको निकाला है। हम लोग उनको कैसे भी एडजस्ट करने का काम करेंगे और उन लोगों की सेवाएं लेने का काम करेंगे। उन लोगों का अनुभव है और उन लोगों ने कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया है। जब बहुत से परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, कोरोना में मौत हो गई, तब 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने उनके शव को ले आकर के अंतिम संस्कार कराने का भी काम किया। और कई जगहों के ऊपर ड्राइवरों को कोरोना हो गया, उसके बाद फिर ड्राइवर रखे गए तो उनको भी कोरोना हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम किया। तो उन लोगों को आज ज़रूरत है कि उनको प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन ये सरकार उन पर दमन, जुल्म, अन्याय करने का काम कर रही है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 108 और 102 एम्बुलेंस बहुत अच्छी सेवाएं होंगी और किसी को भी नौकरी से निकालने का सवाल ही नहीं उठता है। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने का काम हम लोग कराएंगे। तो मंत्री जी, ये शायद आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 10 लाख नौकरी और इस तरीके से जो रोज़गार है उसको देने का कार्य समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन जो 108 वालों के लिए मैं फिर से ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इनका समायोजन एनएचएम में संभव है, और क्या इस तरीके का निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे अगर आप एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के बनते हैं? देखिए, 108 और 102 एम्बुलेंस जो गाड़ियाँ हैं वो एक कंपनी जीवीके जो कंपनी थी उससे हम लोगों ने टाई अप किया था और उसको पैसे देने का काम करते थे। उनके कर्मचारी काम करते थे और वो अच्छा बेहतर काम कर रहे थे। इस सरकार ने जो है वो तमाम तरह का उत्पीड़न करने का काम किया, उनके पैसे रोकने का काम किया, उन पर तमाम तरह का जो है शोषण करने का काम किया। इसके कारण से वो मजबूर होकर के हड़ताल कर रहे हैं और हम लोगों की सरकार बनते ही उनके हितों का ध्यान रखते हुए उनको जो है जहाँ भी स्थान होगा उनको, चाहे जो ड्राइवर होगा ड्राइवरी के लिए, जो और कंपाउंडर की नौकरी करना चाहेगा या जो और सेवाएं होंगी उनको सेवाओं में रखने की जो है हम लोग प्रायोरिटी देने का काम करेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर करने का काम करेंगे। हम लोगों की सरकार बनेगी तो सारा जांच फ्री होगा, इलाज फ्री होगा, दवा फ्री मिलेगी और जो लोग भर्ती होते हैं उनके साथ, उनके सहवर्ती के साथ उनको भोजन फ्री मिलेगा और हर तरीके का अस्पताल के अंदर दवाएं उपलब्ध रहेंगी। इस सरकार में लोगों को दवाएं नहीं मिलती हैं और उनका समायोजन भी एनएचएम में होगा। जी, हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे, किसी को भी जो है वो नौकरी से बाहर करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये सरकार ने जिन लोगों के साथ दमन और जुल्म अन्याय किया है
उसको हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले न्याय मिलने का काम होगा। तो जैसे आपने देखा साफ तौर पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व उत्तर प्रदेश में संभालता हूं तो संभालने के साथ ही सबसे पहला कार्य यही किया जाएगा कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, 10 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी जाएंगी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो अन्य जैसे 108 वाले अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ बेटर व्यवस्था की जाएगी, समायोजन जिस प्रकार से संभव होगा तो वो भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो उनको खाना या जो उन्होंने जो कोरोना काल में अपना अच्छा कार्य किया है उसका उनको प्रोत्साहन के साथ उनको आगे हर प्रकार के बेनिफिट भी मिलेंगे। इसी प्रकार 69,000 कई शिक्षक भर्ती में उन लोगों को लग रहा है कि कुछ घोटाला हुआ है, वो लोग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ बिजली विभाग के कर्मचारी कुछ TG2 ग्रेड करके हैं, वो लोग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लखनऊ के अंदर कई सारे प्रदर्शन चल रहे हैं। हो सकता हो कि कई सारे प्रदर्शन ऐसे भी हों जहां पर सामने वाले व्यक्ति की या फिर जो कर्मचारी है उसकी सच में दिक्कत परेशानी हो, तो सरकार को ये रवैये को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या उनका परिवार खाना खा पाएगा। वो लोग जो 500 रुपये लेके लखनऊ की ओर बढ़ गए, धरना प्रदर्शन उनको नहीं पता था कि शायद ये इतने दिन चल जाएगा। 500 रुपये में लखनऊ के अंदर क्या एक हफ्ता जीवित आदमी रह पाएगा? क्या 1000 रुपये लेने वाला व्यक्ति 1 महीना लखनऊ में बिता पाएगा? इस तरीके के कई सवालों के घेरे में आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन लोगों को ला के खड़ा कर दिया है। लगातार इस तरीके के सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पर उठते चले जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी हो सकता है वो कहीं ना कहीं जनता की बात सुनने में इच्छुक हों, क्योंकि जनता दरबार लगाते हैं। जब से वो गोरखपुर में थे तब भी जनता दरबार लगाते थे, आज मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी जनता दरबार लगाते हैं। लेकिन क्या अधिकारियों की हीला हवाली है या फिर अधिकारी गलत तरीके की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुखिया को दे रहे हैं? इस तरीके कई सवाल हैं, लेकिन अंतिम सवाल के साथ हम इस वार्ता को समाप्त करेंगे। अंतिम सवाल आपसे मंत्री जी ये कहना चाहेंगे हम कि क्या उत्तर प्रदेश में फिर से 22 में तो आपने कह ही दिया कि 2022 में भाई बाईसाइकिल आ ही रही है, तो क्या इतना आसान होगा 22 में चुनाव जीतना? क्योंकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुके हैं, कई सारी पार्टीज़ हैं, कई सारे दल हैं। इस बार अगर देखा जाए तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो अभी वर्तमान में है ही। अभी देखें तो चाचा जी से आप लोग अलग हो गए हैं, यानी उन्होंने भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना दी। इधर राजा भैया का जनसत्ता दल एक्टिव हो गया, इधर से कोई और दल एक्टिव हो गए। इधर राजभर जी हैं, वो भी अपना अलग बता रहे हैं। इधर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हैं, वो हैं। शिवसेना ने भी महाराष्ट्र से आगाज़ कर दिया कि हमारी सरकार जब वहाँ बनी तो हम उत्तर प्रदेश में भी बना के रहेंगे। इस प्रकार से कई दल हैं, कई छोटे बड़े दल हैं, और भी नए दल आ रहे हैं। उन सब लोगों ने कहा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 समथिंग जो सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है उनका इतना बंटवारा हो जाए कि सरकार बनाने में, कोई भी सरकार बनाने के यूँ कह सकते हैं कि मतलब उसमें सिचुएशन में होए ना और वहाँ सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाए, ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जनता का ये मन बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है और समाजवादी पार्टी ही विकल्प है। तो जनता अपने वोट को खराब नहीं करेगी और समाजवादी पार्टी को वोट देगी। पूरे उत्तर प्रदेश में जो तमाम और पार्टियां हैं उनको कहीं पर कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। जनता के सामने स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विकल्प समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रही है। कहीं और कोई पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही है। जनता का समर्थन स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी ही विकल्प है और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जिनका खाता भी नहीं खुलेगा और अपना जनता जो है अपना वोट नहीं खराब करेगी। जनता को ये मालूम हो गया है कि अगर भाजपा को हटाना है तो समाजवादी पार्टी ही उसका विकल्प है और समाजवादी पार्टी को ही जनता अपना वोट देने का काम करेगी। अपना वोट अगर सपा को नहीं दिया तो इसका मतलब है कि भाजपा का लाभ हो गया। तो जैसे इधर कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर लिए हैं। इधर दिल्ली से संजय सिंह जी आ गए हैं। महाराष्ट्र से भी जो है शिवसेना के कुछ सांसद और वो लोग भी उत्तर प्रदेश की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इन लोगों का भी कुछ आगे मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ भला होगा या फिर ये सब लोग आगे समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़ायदा पहुँचने वाला है? देखिए, जो छोटी पार्टियां हैं वो चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगी और समर्थन करने का काम करेंगी।
हम छोटी पार्टियों का सहयोग लेंगे और ये पूरा प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट का बंटवारा नहीं होने पाए और जनता को जागरूक करने का काम करेंगे कि वो भाजपा को अगर हटाना है तो समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। समाजवादी पार्टी को अपना वोट देने का काम करें और चुनाव आते आते जनता का पूरा मन बन जाएगा कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और इसके अलावा जनता किसी पार्टी को वोट नहीं देगी। हो सकता है कि बहुत सी पार्टियों का कहीं एक सीट भी न मिले और समाजवादी पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार में आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मल्होत्रा जी, और आप इस समय टीवी न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव है उसका आगाज़ अब जल्दी होने वाला है, कुछ ही समय बचा है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस दी है। अब देखना ये होगा कि 22 में बाईसाइकिल होती है या 22 में एक बार फिर से कमल खिलता है, 22 में किसी अन्य प्रकार का चमत्कार होता है, या फिर 22 में कोई भी पार्टी किस प्रकार से अपना रुख या अपने दल के साथ, अपने दल बल के साथ अपनी सरकार बनाने में सक्षम होती है। फिलहाल इस तरीके के मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे और 2022 विधानसभा के सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे टीवी न्यूज़ पर, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहित बजाज, कैमरामैन रोहित कश्यप के साथ टीवी न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।